बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और लेक्चर नंबर 10 है जी हमारा डिजाइनिंग वैन वाइड एरिया नेटवर्क पार्ट 1। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। देयर आर सो मेनी वैन टेक्नोलॉजीज आउट देयर, उन सबको एक ही लेक्चर में अगर कवर करना पड़ता तो वो तकरीबन 3-4 घंटे का एक लेक्चर बन जाता। सो आई थॉट कि ये हम वैन टेक्नोलॉजीज को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे एंड मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारे आने वाले पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। और वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, जिनकी लोकेलिटी बहुत ज्यादा दूर होती है या तो वो बहुत सारे कंट्रीज में फैले हैं। एक ऑफिस उनका पाकिस्तान के कुछ सिटीज में है, लाहौर में है, कराची में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, कुछ उनके ऑफिसेज इंडिया में है, कुछ उनके ऑफिसेज यूरोप में, यूके में है, कुछ उनके अमेरिका में है। अब इतने दूर दूर फैले हुए ऑफिसेज और ब्रांचेस की कनेक्टिविटी लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लोकल एरिया नेटवर्क में जिसमें हमारे पास ईथरनेट यूज होती है, ईथरनेट के थ्रू अगर हम कनेक्टिविटी इतनी दूर तक नहीं दे सकते, इवन ऑप्टिकल फाइबर भी इतनी दूर तक उसकी रीचेबिलिटी लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं कनेक्टिविटी देने के लिए डिफरेंट लोकेशंस के अंदर अपने डिफरेंट ऑफिसेज को, डिफरेंट ब्रांचेस को। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ लेयर 1 एंड लेयर 2 कनेक्टिविटी। हमने जब ओएसआई मॉडल पढ़ा था तो हमारे पास ये ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये तो सेम ही रहते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी क्या यूज होता है? टीसीपी यूज होगा या यूडीपी यूज होगा। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, लैन और वैन दोनों में सेम ही होता है। नेटवर्क लेयर पे आईपी ही यूज होती है दोनों साइड्स पे, वैन में भी और लैन में भी। द डिफरेंस कम्स ऑन द डेटा लिंक एंड द फिजिकल साइड पे और डेटा लिंक साइड पे डिफरेंस आता है। एक चीज बताता चलूं कि वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज में मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहां पे जब जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास क्या होता था, एक स्विच होता था। स्विच जो है वो डिफरेंट टर्मिनल से कनेक्टिविटी होती थी और उन टर्मिनल्स के जो मैक एड्रेस से वो स्विच लर्न करता था। तो जब भी कोई एक टर्मिनल या कोई भी ट्रैफिक स्विच के पास आती थी, वो स्विच देखता था ओके आईपी एड्रेस इसी किस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और वो फिर ब्रॉडकास्ट करके देखता था कौन से मैक एड्रेस ये इस आईपी से अटैच है, और फिर वो पीसी उसको रिप्लाई करता था कि भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरा मैक एड्रेस है, इसको स्टोर कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें ब्रॉडकास्ट ना करनी पड़े। और वो मैक एड्रेस उसके टेबल में सेव हो जाता था और इस तरह से उसकी कनेक्टिविटी दोबारा से होती थी। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में मैक एड्रेस जो है वो नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस यूज होते हैं। लाइक अगर हम फ्रेम रिले की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारे पास समथिंग कॉल्ड डेल्सी नंबर्स यूज होते हैं। अगर हम एटीएम को यूज करते हैं तो हमारे पास समथिंग कॉल्ड वीपीआई, वीसीआई यूज होते हैं। एमपीएलएस की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो हमारे पास टैग्स और लेबल्स यूज होते हैं लेयर 2 में। तो इस तरह हमारे पास मैक एड्रेस की रिप्लेसमेंट आ गई कि मैक एड्रेस की जगह हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में जो लेयर 2 पे यूज होने वाले डिफरेंट चीजें हैं वो यूज करते हैं। इसी तरह फिजिकल कनेक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। जैसे हमने लैन में फिजिकल कनेक्टिविटी एक नॉर्मल कैट 5 कैट ई केबल ली और नॉर्मल हमने कनेक्टिविटी कर ली। इस तरह से हमारे पास फिजिकल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गई। हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल सीरियल फिजिकल कनेक्टिविटी को यूज करते हैं, जिसमें से और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किस किस्म की कनेक्टिविटी यूज कर रहे हो, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, वो सर्विस प्रोवाइडर आपको कौन कौन सी ऑप्शन देता है। बजट इज एन ऑप्शन एज वेल कि आपका बजट कितना है, आप कितने कितने ज्यादा पैसे स्पेंड करना चाहते हो, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी लेना चाहते हो, जिसको हम आगे आके देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं।
फिर वैन हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, और इंटरनेट के साथ साथ जो डिफरेंट ऑफिसेस हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो ओवर द डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट सिटीज स्प्रेड हुई हैं, उन सबको कनेक्ट कराता है। हम उन सबको कनेक्ट करते हैं वैन के जरिए, और उसके लिए हमें किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर का यूज करना पड़ता है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर फिर आप किस हिसाब से कौन सा लिंक बाय करते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, सर्विस प्रोवाइडर उस हिसाब से हमें चार्ज करता है। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि वैन की फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये फिजिकली कैसे कनेक्ट होता है। तो ये मैंने लिया 2900 सीरीज का एक राउटर की जो बैक की उसकी पिक्चर ली। अब क्या होता है कि हम गए जी सर्विस प्रोवाइडर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास को कहा, ये सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड हो गया। सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि भाई मैंने कनेक्टिविटी करनी है अपनी ब्रांच से लेकर और अपनी एक और दूसरी ब्रांच को, इन दोनों को कनेक्ट करना है। मेरी एक ब्रांच जहां पे ये राउटर पड़ा है वो कराची में है, और ये वाली ब्रांच जो है मेरी वो लाहौर के अंदर है, तो मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। सर्विस प्रोवाइडर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। सर्विस प्रोवाइडर का जो यहाँ पे लाहौर में लिंक था वो आपने उसने आपको आया, उसने अपने बंदे भेजे आपके ऑफिस के बाहर, जहां पे क्योंकि उनकी केबलिंग और वायरिंग वो अंडरग्राउंड सारी उनकी बिछी पड़ी है, तो सर्विस प्रोवाइडर के बंदे आए, उन्होंने जनाब खुदाई करनी शुरू कर दी रोड की, आपके ऑफिस के बाहर जहां भी उनकी केबल्स उनकी पास हो रही थी, वहां से उन्होंने केबल निकाल के, और सर्विस प्रोवाइडर ने आपके ऑफिस के बाहर, लेट्स से कि जी ये आपका ऑफिस है और आपके ऑफिस के बाहर ऐसा कुछ कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया। इनसाइड योर ऑफिस ये कनेक्शन आपका इंस्टॉल हो गया। अब ये आपका जा रहा है सीधा सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है जो सर्विस प्रोवाइडर ने इंस्टॉल किया, इसको कहते हैं जी डीमार्केशन पॉइंट। डीमार्केशन पॉइंट क्या होता है, ये सी है जी। डीमार्केशन पॉइंट ये होता है कि के ही है मार्क डीमार्केशन। डीमार्केशन पॉइंट ये होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम इस पॉइंट से दूसरी साइड पर होता है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू गाइज डील विद इट, यू पे फॉर इट। कोई डिवाइस खराब है, लिंक खराब है, केबल खराब है, वो कंपनी हो जाता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डील करें। और अगर कुछ भी चीज यहां इस तरफ खराब होती है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, केबलिंग कोई इशू है, या कोई डिवाइस काम नहीं कर रही है, या ये पॉइंट जो ये कनेक्टर है वो खराब हो जाता है, कुछ भी इसके बाद खराब होता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। वो अलग बात है कि सर्विस प्रोवाइडर वो भी आप पे डालने की कोशिश करता है कि जी ये भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हमारा एक जनरल डीमार्केशन पॉइंट है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर टर्मिनेट करेगा अपनी सर्विसेज। अब हम क्या करेंगे कि ये सर्विस प्रोवाइडर ने हमें ईथरनेट जैक प्रोवाइड किया, हम एक ईथरनेट केबल लेंगे, और ये हमारी ईथरनेट केबल यहाँ पे एक एंड यहाँ पे प्लग हो जाएगा। अब हम दो स्टाइल देखेंगे, एक तो ओल्ड स्टाइल कनेक्टिविटी देखेंगे जो अभी भी मौजूद है, लेकिन आस्ता आस्ता फेड होती जा रही है, आस्ता आस्ता खत्म होती जा रही है, वो भी देखेंगे, और नई चीजें भी देखेंगे कि नई मार्केट में क्या चीज है, नई कनेक्टिविटी के कैसे होती है। फिर हमारे पास देयर इज अ डिवाइस हियर कॉल्ड CSU DSU। ये ओल्ड स्टाइल कनेक्टिविटी है। हम क्या करेंगे कि ईथरनेट का एक तो हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, जो सर्विस प्रोवाइडर ने हमें कनेक्टर प्रोवाइड किया था, और दूसरा कनेक्टर हम लेके यहाँ CSU DSU में प्रोवाइड कर देंगे, इसे कनेक्शन दे देंगे। अब ये CSU DSU क्या करेगा, ये सबसे पहले तो क्लॉकिंग प्रोवाइड करेगा, लाइन की स्पीड प्रोवाइड करेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर इसे कहेगा कि भाई तुम्हारी जो क्लॉकिंग है वो, लेट्स से कि आपने 10 मैग का लिंक लिया हुआ है, तो ये आपकी 10 मैग की क्लॉकिंग सेट कर देगा, ताकि आप 10 मैग से ज्यादा किसी भी वक्त यूज ना कर सको, आपकी मैक्सिमम यूजेज किसी भी टाइम जो है वो 10 मैग तक रहे। अब
उसके साथ साथ ये इस लिंक को मॉनिटर भी कर रहा है कि अभी अगर लिंक में कोई मसला हो जाता है, तार खराब हो जाती है या कोई भी कनेक्टिविटी में कोई मसला हो जाता है, तो ये मॉनिटरिंग वगैरह भी कर रहा होता है ये CSU DSU की डिवाइस। अब आप ये केबल बाय करते हो, सीरियल केबल, जिसका ये एंड इसको हम कहते हैं V.35 और ये एंड जो है ये है DB60। ये एंड आप कनेक्ट करते हो यहां पर, और इस एंड को हमारे पास ये जो सीरियल इंटरफेस का कार्ड है, जो कि ये कार्ड हमारे पास राउटर के इन 4 स्लॉट्स में से किसी भी एक स्लॉट में लगेगा। ये ओल्ड स्टाइल की कनेक्टिविटी है, ओल्ड स्टाइल का सीरियल इंटरफेस का कार्ड है। तो ये हमारे पास ये जो कनेक्शन ये यहां पे लग जाएगा और ये कार्ड हमारे पास इस राउटर के अंदर, इस स्लॉट के अंदर फिट हुआ होगा। तो हमने ये कनेक्टिविटी दे दी फ्रॉम दिस जैक टू द CSU DSU और फ्रॉम CSU DSU टू दिस कार्ड, जो कि ये राउटर के अंदर कनेक्टेड है। या हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्मार्ट सीरियल्स कार्ड हैं जो सिस्को ने एक टेक्नोलॉजी के, सारी टेक्नोलॉजी के को उन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि ओके हम इसी सीरियल कार्ड को छोटा सा करके एक ही कार्ड के अंदर आपको 2 सीरियल इंटरफेसेस दे देते हैं। तो ये भी आप केबल बाय कर सकते हो। अगर आपके पास इसकी जगह ये वाला कार्ड राउटर के अंदर लगा है तो फिर आप ये केबल नहीं बाय करते, फिर आप इस कनेक्शन की सीरियल केबल बाय करते हो और फिर ये केबल आप कनेक्ट करते हो और फिर CSU DSU इस केबल का भी आपको मिलता है जिसके अंदर इसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर आपके पास CSU इस कनेक्टिविटी के साथ मौजूद नहीं है तो आपको कन्वर्टर्स मिल जाते हैं जो इस कनेक्टर को इस कनेक्टर में टर्मिनेट करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस के, डिपेंड करता है कि उस वक्त सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने इस कनेक्शन के जरिए या इस कनेक्शन के जरिए राउटर तक ये कनेक्टिविटी कर दी। ये तो होगी हमारी ओल्ड स्टाइल कनेक्टिविटी। अब आजकल क्या आता है, आजकल टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि ये CSU DSU, ये केबलिंग, ये सीरियल कनेक्शन, ये सारा कुछ, ये सब कुछ इस छोटे से कार्ड में फिट हो गया। ये कार्ड हम क्या करेंगे, इस एक स्लॉट में फिट करेंगे और हम अपना ईथरनेट का एक केबल अपने इस स्लॉट में डालेंगे, दूसरा एंड जो है वो अपने इधर डालेंगे। तो हमारे पास ये जो कनेक्टिविटी है, ये डिवाइसेस, ये सारी, इनका यूज खत्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही इस जैक से टर्मिनेट होके, इस जैक से सीधा टर्मिनेट होंगे यहां पर इस डिवाइस के ऊपर और यहां पे कनेक्टिविटी होगी। तो यही है हमारा CSU DSU। अगर हम इस कार्ड को यहां छोटा सा देखें तो यहां पे लिखा होगा CSU DSU। तो ये सर्विस प्रोवाइडर ने हमारे लाहौर के ऑफिस में कनेक्टिविटी दे दी। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के जो हमने उसे कहा कि कराची का ऑफिस कनेक्ट करना है, तो बिल्कुल इसी तरह ही उसने हमारे यहाँ कराची के ऑफिस में कनेक्टिविटी दी। तो हमारे कराची का और लाहौर का ऑफिस आपस में कनेक्ट हो गया। तो ये जी फिजिकल कनेक्टिविटी, हमने देखा कि फिजिकली कैसे ये चीजें आपस में बैठती हैं और कैसे ये चीजें कनेक्ट होती हैं। उसके बाद है जी वैन कनेक्शन टाइप्स। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वैन को वैन की कनेक्टिविटी के लिए। बहुत सारी उसकी किस्में हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको हम देखेंगे यहीं पे। इसीलिए इन्हीं सबको एक्सप्लेन करने की वजह से मैंने इन वैन टेक्नोलॉजीज के जो लेक्चर था उसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया। अब इमेजिन कि मैं ये सारी चीजें एक ही लेक्चर में अगर एक्सप्लेन करता तो वो बहुत ज्यादा, एक तो कंजेस्टेड हो जाता, दूसरा कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता और आप जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उसको समझने में। तो इसलिए फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इस कनेक्शन टाइप्स में हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिवाय हम MPLS जो है वो अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और DSL हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं कि इनके लिए तो खैर MPLS के लिए तो पूरी एक सीरीज चाहिए इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। आई कैन टॉक अबाउट MPLS 15 से 20 लेक्चर हम कर सकते हैं MPLS पे इजीली, लेकिन एक जेनेरिक ओवरव्यू डेफिनेटली मोर देन जो आपके CCDA में कवर है उससे ज्यादा हम MPLS को देखेंगे। एक पूरा लेक्चर फुल फ्लैज बनाएंगे और देखेंगे कि MPLS क्या चीज है, काम कैसे करता है,
इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह डीएसएल, अगेन वेरी बिग टॉपिक, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे डीएसएल में, उससे ज्यादा जो कि सीसीडीए के करिकुलम में मौजूद है उससे ज्यादा हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ वैन कनेक्शन टाइप्स से। सबसे पहले है तो हमारे पास जी लीज लाइंस, जो कि है T1 और E1। अब लीज लाइंस में क्या होता है, लीज लाइंस वेरी वेरी पॉपुलर कनेक्शन, लेकिन आस्ता आस्ता ये फेड हो रही हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लीज लाइंस। लेकिन इनका फायदा क्या है कि ये परमानेंट लाइन है, आपकी है, आप इन्हें यूज करो ना करो, दैट्स योर्स। आप एक कनेक्शन लेते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ये आपका कनेक्शन T1 है 1.544 meg का, एंड E1 इज 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। T1 जो है वो ज्यादातर यूज होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड में, और E1 यूज होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड में। तो अगेन दैट्स, ये वो कनेक्शन है जो परमानेंटली आपका ही है, आपने ये बैंडविड्थ ली है, ये आप यूज करो ना करो, इज सिटिंग देयर। आप पूरे दिन में इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज करते हो तब भी, आप पूरे दिन में इसे 24 घंटे यूज करते रहते हो तब भी, ये आपका कनेक्शन है, पक्का आपका ही है। अब इसमें क्या होता है कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड चैनलिंग। चैनलिंग के लिए देयर इज अ टर्म हियर कॉल्ड DS0 चैनल, जो कि होता है 64 किलोबिट पर सेकेंड। DS0 चैनल ये होता है कि जो वॉइस को ह्यूमनली रिकग्नाइजेबल ट्रांसफर कर सके, यानी वॉइस की ट्रांसमिशन ऐसी करे कि दूसरे एंड पे बंदा जो बैठा हुआ है, जो वॉइस को सुन रहा होगा, वो उसे इजीली ह्यूमनली अंडरस्टैंड कर सके, उसे कोई डिफिकल्टी ना हो। तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो चैनल की, वो है 64 किलोबिट पर सेकेंड। ये जो T1 है, इसको हम कहते हैं DS1 भी कहते हैं इसको, क्योंकि DS1 is a combination of 24 DS0s। तो 24 DS0 चैनल से मिलकर एक DS1 या TN1 लाइन बनती है, जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। तो ये फर्क है कि इसमें चैनलाइजेशन होती है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं। मिनिमम चैनल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ वॉइस इज DS0 64 किलोबिट पर सेकेंड, और T1 के लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम 24 DS0 को कंबाइन करते हैं, उसका एक चैनल, उन सारे चैनल्स को मिला के उसका एक ट्रांसमिशन मीडिया बनाते हैं, उसको DS1 कहते हैं, जो कि हम T1 को T1 की का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया T1 और E1 की टेक्नोलॉजी कि वो इन चैनल्स के जरिए काम करती है। डिफरेंट DS0 चैनल्स को इकट्ठा करके हम T1 और E1 का एक लिंक बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप में क्या होता है, डायल अप इज काइंड ऑफ लाइक अ टेम्परेरी कनेक्शन। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो द वे आई वुड ड्रॉ इट इज दिस लोकेशन, ये एक राउटर है, एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इसने कनेक्ट करना है दूसरे राउटर से। सो आई ड्रॉ इट डॉटेड, डॉटेड सीरियल, क्योंकि ये टेम्परेरी कनेक्शन है, इसे हम डायल करते हैं जब हमें जरूरत होती है, और जब हमें जरूरत उसकी खत्म हो जाती है तो हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं कॉल्ड मोडम। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, किसी को पता है कि मोडम का नाम कैसे पड़ा? इसे मोडम, व्हाट डज मोडम स्टैंड्स फॉर? चलें कोई बात नहीं, आप अपना इतना ज्यादा अपने दिमाग पे जोर ना डालें, मैं आपको बताता हूं। मोडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
That's what modem stands for. Modulator, demodulator. So what modem basically does, modem यहां से आपसे आपके जो पीसी से जो ट्रैफिक आ रही होगी वो डिजिटल होगी। वो जब मोडम से गुजरेगी, यहाँ पे आपका मोडम पड़ा होगा, तो जब वो मोडम से गुजरेगी तो मोडम उस डिजिटल ट्रैफिक को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि आपका ये जो सर्किट है, ये जो टेम्परेरी हमने सर्किट बनाया, ये जा रहा होता है पीएसटीएन नेटवर्क से, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से। अब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ऑलमोस्ट हर जगह पर अवेलेबल है। यही डायल अप की ये खूबी है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी जगह पर जहां पे आपको ईथरनेट नहीं मिलेगी, फाइबर नहीं मिलेगी, वहां पर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जरूर मिलेगा। जैसा कि हमें पता है कि भी मोस्ट ऑफ द जगह पर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डज हैव टेलीफोन। तो जहां जहां टेलीफोन की सर्विसेज जाती हैं वहां पे पीएसटीएन का नेटवर्क वहां तक जाता है। तो मोडेम क्या करता है कि इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर भेज देता है पीएसटीएन नेटवर्क पर। तो यहां से ये डिजिटल सिग्नल आए, ये मोडेम से गुजरे, मोडेम ने उन्हें एनालॉग बनाया, एनालॉग बना के ये फोन लाइन से ये सिग्नल गुजर रहा है, एनालॉग सिग्नल गुजर रहा है, वहां से सर्विस प्रोवाइडर के हेडक्वार्टर से होता हुआ, जो भी उनका एक्सचेंज है वहां से होता हुआ, इट गोज ऑन द इंटरनेट, जो भी या जो भी दूसरी डेस्टिनेशन होगी वहां तक पहुंचता है। तो यहाँ पे एक और मॉडेम लगा होगा, वो मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल कन्वर्ट करेगा और फिर उसकी अपनी लोकेशन पर उसको भेज देगा। तो दैट्स व्हाट मॉडेम डज, कि आपका वो एनालॉग सिग्नल को लेता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है और दूसरी लोकेशन में डिजिटल को लेता है और एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्योंकि मॉडेम जब डायल करता है, तो अगर अब आपने पुराने मॉडेम स्टाइल कनेक्शन अगर किसी ने देखे हो तो वो ऐसे फनी सी ची, ची, ऐसे फनी सी नॉइस एक निकलती है उनकी, तो वो एक किस्म की उसकी डायलिंग हो रही होती है ऑन द पीएसटीएन नेटवर्क। उस दूसरे मॉडेम को वो डायल कर रहा होता है और फिर उस डायलिंग के बाद जब उसका कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो उसकी डाटा ट्रांसफरिंग उसकी शुरू हो जाती है। उसके अलावा हम डायल अप कनेक्शन को एज अ बैकअप भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि किसी अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन की किसी ब्रांच है उसमें हमने वैन कनेक्शन एक दिया हुआ है, एमपीएलएस कनेक्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है वहां पे हमने एक बैकअप कनेक्शन डायल अप दिया हो। बेशक ये स्लो कनेक्शन होगा, नॉर्मली होता है 56 किलोबिट पर सेकंड, बट ऑब्वियसली इंक्लूडिंग हेडर्स और उसके ओवरहेड सारे निकाल के 56 से भी बल्कि ये कम आपको मिलती है, लेकिन 56 किलोबिट पर सेकंड की स्पीड का ये आपको डायल अप कनेक्शन मिलेगा। सो यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी, दो वो बहुत ज्यादा स्लो होगी लेकिन ऑब्वियसली बेटर देन नथिंग। तो इसको एज अ बैकअप के लिए भी यूज किया जाता है। एक और चीज अभी मेरे जहन में आई कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हम मॉडेम को क्यों यूज करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर ऑल दिस। सो मॉडेम को हम एक और, हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड आउट ऑफ बैंड के लिए यूज करते हैं। आउट ऑफ बैंड क्या होता है? लेट्स से ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच के अंदर ये रैक पड़ा हुआ है, ये रैक के अंदर डिफरेंट स्विचेस और राउटर्स वो सारे यहां लगे हुए हैं। अब यहां पे ये आपका मॉडेम पड़ा हुआ है। आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर यहां पे कहीं बैठ के अपने घर से काम कर रहे हो, टेलीवर्कर हो, आप सिर्फ ये नेटवर्क देख रहे हो, आप इस कंपनी का नेटवर्क संभालते हो, इसको देखते हो, इसको मैनेज करते हो, इसको मॉनिटर कर रहे हो कि भाई साइट पे अगर कोई मसला आ गया तो आप उसको फिगर आउट करोगे, उसको ट्रबल शूट करोगे। तो आप इस नेटवर्क के अंदर लॉग इन हो सकते हो, लेकिन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन आप अपने घर से काम कर रहे हो, तो आप यहां से किसी इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो गए। ये इंटरनेट आपको यहाँ पे इसका वैन कनेक्शन का एक मॉड्यूल होगा जो कि किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगा। तो आप इस कनेक्शन को यूज करके घर से कनेक्टेड हो और इस नेटवर्क को देख रहे हो, इस नेटवर्क में क्या चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है, टाइम टू टाइम आप इसको मॉनिटर कर रहे हो। अब एक और डिवाइस हम यहां पे लगाते हैं कॉल्ड टर्मिनल सर्वर।
टर्मिनल सर्वर, इसको एक्सेस सर्वर भी बोलते हैं। टर्मिनल सर्वर भी ऐसे ही होता है जैसे हमारी बहुत सी सिस्को की डिवाइसेस होती हैं, उसके पीछे भी कंसोल केबल होती है, ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, कंसोल पोर्ट होती है, जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द सिस्को डिवाइसेस में होती है कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट। और यहाँ पे एक ऐसे कुछ कनेक्शंस लगे होते हैं। अब लेट्स से कि ये वैन का जो कनेक्शन है यहां से खराब हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, इधर कि आपका ये राउटर जो वैन से कनेक्टेड था वो खराब हो गया, या केबल खराब होगी, या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई इश्यू है, किसी भी रीजन से आपका ये वैन का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप तो यहां से कनेक्टेड थे, आप तो इस नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे थे, इस वैन कनेक्शन को यूज करके घर से बैठ के मॉनिटर कर रहे थे। ये साइट जो है आपसे तो 4-5 घंटे की दूरी पर है, 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एकदम से यहाँ पहुंच के देख तो नहीं सकते। आप तब तक तो यहाँ पे जितने यूजर्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, वो आगे किसी दूसरी ब्रांच से या जो भी है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कि उसका हो सकता है यहाँ पे बैकअप कनेक्शन हो, वो डायल अप कर रहा हो, लेकिन स्पीड वो स्लो होगी। अब आप क्या करते हो कि इस टर्मिनल सर्वर के ये जो कनेक्शन है यहाँ पे एक केबल कनेक्ट होती है कॉल्ड ऑक्टल केबल। ऑक्टल केबल क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं, ऑक्टल केबल कैसी होती है। ये होती है जी ऑक्टल केबल। अब ऑक्टल केबल का ये वाला जो एंड है वो यहां पर कनेक्ट होता है, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं। बट ये ऐसी होती है ऑक्टल केबल। तो नीचे करते हैं और अब ऑक्टल केबल का वो बड़ा एंड जो है वो यहां पे कनेक्ट होता है इस जगह पर, और बाकी उसकी जो केबल्स होती हैं, जो इथरनेट लाइक वो जो केबल्स उसकी थी, वो यहां से निकलकर हर स्विच के साथ और राउटर जितनी भी हमारी डिवाइसेस होंगी उनकी कंसोल केबल की जो पोर्ट है उसके अंदर कनेक्ट हो जाती है। तो आपने अपनी हर डिवाइस जो आपकी इसमें रैक में पड़ी है, जो भी आपका राउटर है, स्विच है, या जो भी डिवाइस जिसके अंदर कंसोल कनेक्टिविटी है, वो आपने इस टर्मिनल सर्वर से इसको कनेक्ट कर दिया यूजिंग ऑक्टल केबल। और आपने इस टर्मिनल सर्वर की ये जो ऑक्सिलरी पोर्ट है ये कनेक्ट कर दी मॉडेम के साथ। अब क्या होता है कि अब ये कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया, आपने डायल किया मॉडेम को। आपने कहा कोई बात नहीं, अगर वैन कनेक्शन डाउन हो गया मेरे पास एक और रास्ता है आउट ऑफ बैंड यूज करने के लिए, आउट ऑफ बैंड को यूज करके मैं अंदर नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। आप मॉडेम को डायल करोगे, मॉडेम से कनेक्ट करोगे, मॉडेम को यूज करके आप टर्मिनल सर्वर पे कनेक्ट करोगे, और टर्मिनल सर्वर से होते हुए आप अपनी बाकी डिवाइसेस पर रिवर्स टेलनेट करोगे। आप टेलनेट जो करते हो उसको कहते हैं रिवर्स टेलनेट। आप टर्मिनल सर्वर से होते हुए आपने पहले मॉडेम से कनेक्ट किया, मॉडेम से होते हुए टर्मिनल सर्वर पे कनेक्ट किया, और फिर टर्मिनल सर्वर को आईपी एड्रेस दिया कि भी अब आपने कहाँ कौन सी डिवाइस में जाना। हो सकता है आपने डायरेक्ट देखना हो कि भी ये राउटर जो है इस पे क्या हो रहा है, जरा देखें केबल खराब है या लिंक खराब है, या सॉरी ये वाला जो राउटर है जो वैन से कनेक्टेड है इस पे देखना है क्या चल रहा है। तो आप इस टर्मिनल सर्वर से डायरेक्ट इस पे आईपी एड्रेस डालते हो इस राउटर का, और आप इसके अंदर एक्सेस करके देख लेते हो कि भी हाँ भी ओके क्या चल रहा है, क्यों ये इसका लिंक डाउन है, वेदर इज अ केबल और वेदर इज अ इंटरफेस, या राउटर का हो सकता है प्रोसेसर जो है वो बहुत ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई हो। जो भी आपने फिर ट्रबल शूटिंग करनी है आप इस तरह से उसको एक्सेस करके कर सकते हो। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ मॉडेम जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, कि अगर आपका मेन वैन कनेक्शन डाउन हो जाए तो फिर आपने अपनी डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद है हमारे पास ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। लगता यही है बहुत सारे लोगों को कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक चली जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज नई कनेक्टिविटी में DSL है, हमारे पास केबल कनेक्टिविटी है जो कि मच मच बेटर है हमारे इस ISDN नेटवर्क से।
बट इट्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा रिलायबल है. इट्स काइंड ऑफ लाइक योर होम फोन. आप जब भी फोन उठाओगे आपको उसमें डायल टोन सुनाई देगी. बहुत कम ही होता है कि वो आपको फोन के अंदर डायल टोन सुनाई ना दे, क्योंकि हम इसमें भी पीएसटीएन के नेटवर्क को यूज करते हैं. और पीएसटीएन का नेटवर्क जैसा कि हमें पता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्स, बहुत ज्यादा फैला हुआ है. बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन जहां पे कोई टेक्नोलॉजी अगर पहुंच नहीं सकती तो पीएसटीएन वहां पे जरूर पहुंच सकता होगा. काइंड ऑफ लाइक दैट. अब आप इसमें बेसिकली क्या करते हो, वॉइस एंड डेटा इन दोनों को ट्रांसमिट करते हो यूजिंग पीएसटीएन नेटवर्क्स. पीएसटीएन नेटवर्क को यूज करते हुए वॉइस और डेटा दोनों को आप ट्रांसमिट करते हो. दो इसके फ्लेवर्स हैं. एक है जी बीआरआई बेसिक रेट इंटरफेस एंड प्राइमरी रेट इंटरफेस पीआरआई. अब बीआरआई और पीआरआई को हम आगे लेटर स्लाइड में देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं, उनमें क्या डिफरेंस है. सबसे पहले इन डिवाइस को देखते हैं कि हम कौन कौन सी डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं. सबसे पहले तो हम यूज करते हैं नेटिव आईएसडीएन डिवाइसेस. अब बीआरआई और पीआरआई को हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में. सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिवाइसेस को जो कि हम अपने नेटवर्क में आईएसडीएन नेटवर्क में यूज करते हैं. उसमें सबसे पहली डिवाइस है नेटिव आईएसडीएन डिवाइस. ऐसी डिवाइसेस जो आईएसडीएन नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड टर्मिनल इक्विपमेंट TE1. फिर हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं दैट आर कॉल्ड नॉन नेटिव आईएसडीएन डिवाइसेस, और उनको हम टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करते हैं टर्मिनल इक्विपमेंट TE2, टर्मिनल इक्विपमेंट 2. नॉन आईएसडीएन नॉन नेटिव आईएसडीएन डिवाइसेस को कनेक्शन देने के लिए आईएसडीएन नेटवर्क में हम देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्मिनल अडॉप्टर यूज करते हैं उनको नेटिव बनाने के लिए, ताकि वो आईएसडीएन से कम्युनिकेट कर सकें. और उसके लिए टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए एब्रीविएशन यूज होती है वो है टीए. अब देयर आर समथिंग कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट्स. हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हमें ट्रबल शूटिंग में काफी इजी रहते हैं कि हमें पता होगा कि भी प्रॉब्लम कहां पे है. अब यहां पे है जी हमारे पास एक आईएसडीएन का स्विच. ये हमारा पीएसटीएन का नेटवर्क सारा, उसके अंदर जो भी क्लाउड है पीएसटीएन का आईएसडीएन जिसके अंदर वो फ्लो, उसके अंदर पैकेट्स वगैरह फ्लो करते हैं. अब कनेक्टिविटी कुछ ऐसे होती है. ये हमारी आ गई TE1 डिवाइस. ये है नेटिव. TE1 मीन नेटिव आईएसडीएन डिवाइस जो कि आईएसडीएन को सपोर्ट करती है. उसके बाद हमारे पास डिवाइस आई नेटवर्क टर्मिनेशन 2, नेटवर्क टर्मिनेशन 2 डिवाइस. और फिर उसके बाद आई नेटवर्क टर्मिनेशन 1 डिवाइस, और ये कनेक्ट हुई डायरेक्ट आईएसडीएन स्विच के साथ. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नेटवर्क टर्मिनेशन 1 डिवाइस होती है ये होती है सिस्को की. और अगर सिस्को का जो ये कार्ड जो जहां पे आप ये केबल कनेक्ट करोगे, अगर आप उसको देखो तो उसके नीचे यहाँ पे यू लिखा होगा, मीन के ये सपोर्ट करती है इस कनेक्शन को, आईएसडीएन कनेक्शन को. इसीलिए हमने द लिंक बिटवीन आईएसडीएन स्विच और NT1 जो सिस्को की डिवाइस थी उसके बीच के रेफरेंस पॉइंट को नाम दे दिया यू. इसी तरह NT2 और NT1 के बीच रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड T, एंड TE1 और डिवाइस और NT2 डिवाइस इसके बीच के रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड S. इसी तरह ये भी हमारे पास सेम ही है. यहां पे सिर्फ हमने TE1 को एज अ फोन यूज किया रादर देन एज अ टर्मिनल. TE1 इसलिए क्योंकि ये फोन ISDN नेटवर्क को सपोर्ट करता है. सो फ्रॉम native ISDN device to NT2 reference point is S, from NT2 to NT1 reference point is T, and from NT1 to ISDN switch reference point is U. उसके बाद अगर हमारे पास फोन होता है जो ISDN को सपोर्ट नहीं करता, स्टैंडर्ड टेलीफोन, तो हमने पहले जिक्र किया था कि अगर डिवाइस ISDN को सपोर्ट नहीं करेगी तो नेटवर्क टर्मिनेशन 2 से पहले हमें टर्मिनल अडॉप्टर का यूज करना पड़ेगा उसको कैपेबल बनाने के लिए कि वो ISDN स्विच से, ISDN नेटवर्क से बात कर सके. उसके बीच जो रेफरेंस पॉइंट यूज होता है वो है R,
और इसी तरह TA और NT2 के बीच रेफरेंस पॉइंट इज S, NT2 एंड NT1 रेफरेंस पॉइंट इज T, एंड बिटवीन NT1 एंड ISDN स्विच इज सेम U। तो ये हम रेफरेंस पॉइंट्स यूज करते हैं ईज के लिए कि हमें पता हो कि नेटवर्क कहाँ से डाउन हो रहा है, कहाँ पे अप हो रहा है। जब हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने कहा कि BRI और PRI दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ISDN के। इनमें क्या डिफरेंस है? BRI ISDN इटसेल्फ के दो चैनल्स होते हैं, एक है B चैनल, एक है D चैनल, टू बेयरर चैनल्स। अब BRI में क्या होता है? एंट्री लेवल इंटरफेस विद टू बी चैनल्स। इसमें दो बी चैनल होते हैं फॉर डेटा एंड वन डी चैनल फॉर सिग्नलिंग। तो दो बी चैनल होते हैं और एक डी चैनल होता है सिग्नलिंग के लिए, और ये दो बी चैनल होते हैं डेटा के लिए। ईच बी चैनल ऑपरेट्स एट 64 किलोबिट पर सेकेंड एंड ईच डी चैनल ऑपरेट्स एट 16 किलोबिट पर सेकेंड, 48 किलोबिट पर सेकेंड फॉर ओवरहेड्स, और टोटल ये आपको कंजम्पशन देगा 192 किलोबिट पर सेकेंड की BRI इंटरफेस। PRI इंटरफेस में क्या होता है कि अगर आप PRI इंटरफेस यूज कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका एंड जापान में, तो हमारे पास आते हैं 23 बी चैनल्स, और हमें पता है कि हर बी चैनल ऑपरेट करता है 64 किलोबिट पर सेकेंड। सो दैट विल बी 23 मल्टीप्लाई बाय 64 किलोबिट पर सेकेंड, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, एंड वन डी चैनल जो कि सिग्नलिंग के लिए यूज होता है, वो सेम ही है, और ये बनेगा अबाउट T1 सर्विस 1.544 मैग। और यूरोप में हम यूज करते हैं 30 बी चैनल्स एंड वन डी चैनल, और ये बनता है E1 सर्विस। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल अबाउट 2.048 मैग। तो ये दो फ्लेवर्स हैं हमारे पास, BRI एंड PRI। नेक्स्ट वैन टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी कूल टेक्नोलॉजी, फ्रेम रिले, जो कि अगेन यूरोप में बहुत ज्यादा कम एग्जिस्ट करती है, अमेरिका में अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आजकल नई टेक्नोलॉजीज लाइक MPLS पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो फ्रेम रिले इज काइंड ऑफ लाइक अगेन फेडिंग हो रही है। अगर कुछ ही सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अभी भी फ्रेम रिले यूज करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम जो है वो स्विच कर गए हैं MPLS की तरफ। अब सर्विस प्रोवाइडर ने क्या कहा कि लेट्स सी कि भाई हम क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं जो कि हम ये क्लाउड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्लाउड के अंदर गिग्स एंड टेराबाइट्स ऑफ बैंडविड्थ अवेलेबल है। ये सर्विस प्रोवाइडर ने अपने कनेक्शन दिए हुए हैं, डिफरेंट राउटर, डिफरेंट लोकेशन, इंटर कंट्री, इंट्रा कंट्री, उसने पूरी कनेक्टिविटी अपनी दी हुई है। बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर और NNI से बात करके उन्होंने सारी कनेक्टिविटी दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में एक पूरा नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने ये अब गिग्स जो बैंडविड्थ हमने अंदर क्लाउड के अंदर बनाई है, अब इसमें से हम कस्टमर को एलोकेट करते हैं। कस्टमर को जितनी चाहिए, कस्टमर वो हमारे पास आए, साइन अप करे, उन डिफरेंट टैरिफ्स बनाए, डिफरेंट उन्होंने पैकेजेस दिए कस्टमर को, कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए, कितनी ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, उस हिसाब से हम आप कस्टमर जो है वो उससे साइन अप करता है। तो लेट्स से आप सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, आपने सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि भाई मुझे 10 मैग का लिंक चाहिए एक लोकेशन में। लेट्स से हमें 10 मैग का वो कहता है जी लिंक चाहिए कराची में, और फिर वो कहता है कि जी मुझे 5 मैग का लिंक चाहिए लाहौर में, 2 मैग का लिंक चाहिए फैसलाबाद में। तो इस तरह से वो सर्विस प्रोवाइडर से लिंक बाय कर लेता है। अब सर्विस प्रोवाइडर इस लिंक को प्रॉपरली बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करता है कि भाई ये किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से ओवर यूटिलाइज ना हो। उसके वो डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस के मैकेनिज्म फिर वो यूज करता है कि उसे मेक श्योर किया जाए कि ये इससे अबव जो भी उसे एक्सेस दी गई है उससे अबव ना हो।
फिर फ्रेम रिले इन पर्टिकुलर, उसमें क्या होता है कि यही सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, यही सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में फ्रेम रिले स्विचेस होने चाहिए थे, तो इसके ये एजेस पे फ्रेम रिले स्विचेस अटैच्ड होते हैं और ये फ्रेम रिले स्विचेस आगे से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये राउटर जो है ये फ्रेम रिले स्विच पर अटैच्ड है, इसी तरह ये राउटर फ्रेम रिले स्विच पर अटैच है, ये राउटर इस फ्रेम रिले स्विच पर अटैच है और ये भी इसी तरह यहाँ पर अटैच है। और इसके अंदर जैसे हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी कनेक्टिविटी दी हुई है। अब आप आए, आपने कहा सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि भी मुझे एक लिंक चाहिए बिटवीन लाहौर एंड कराची। तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या कहा, मैं एक मिनट जरा ये स्लाइड क्लियर कर लूं। ये हो गया जी हमारा सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारी एक लोकेशन होगी कराची में। हमने कहा कि हमें एक लिंक चाहिए फ्रॉम कराची टू लाहौर। यहां पे आया फ्रेम रिले स्विच सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, एक वर्चुअल सर्किट बना दिया हमें लाहौर तक का, कि भी ये लिंक आपका है, आपका ये 10 मैग का लिंक है जो आपने मांगा था, आप यूज करो ना करो ये लिंक आपका ही है, ये इसी तरह ही पड़ा हुआ है। हाँ, आप 10 मैग से ऊपर यूज नहीं कर सकोगे। ये जो उन्होंने एक वर्चुअल सर्किट बनाया, दैट्स कॉल्ड पीवीसी, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। आपके सर्किट है, परमानेंट है और वर्चुअल है, ये कोई मतलब ऐसे कोई फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं होती, वो वर्चुअली ये सारा कुछ साइन होता है। फिर यहां पे लेयर 2 पे जो एड्रेस काम कर रहा होता है वो है डेल्सी। अब इस राउटर ने जो ट्रैफिक भेजनी है वो इस डेल्सी की तरफ भेजनी है। डेल्सी के बारे में एक और चीज बताता चलूं कि डेल्सी लोकली सिग्निफिकेंट होती है। सो अगर यहां पे सर्विस प्रोवाइडर ने हमें नंबर एलोकेट किया है कि भाई आपकी जो डेल्सी नंबर है कराची लोकेशन के लिए वो है 301, और यहां पे इस जगह पे लाहौर के लिए जो डेल्सी आपको एलोकेट की है वो है 103, तो आप ट्रैफिक भेजने के लिए जो फ्रेम रिले के अंदर कमांड सेट करोगे, आप अपने इस राउटर को बोलोगे कि भी लाहौर में जाने के लिए ट्रैफिक को 301 की तरफ भेजो। तो जब भी कोई भी इसके नेटवर्क का पीसी या कोई भी नेटवर्क की तरफ से ट्रैफिक लाहौर की तरफ जा रही होगी, तो ये राउटर डेस्टिनेशन उसकी जो लेयर 2 की डेस्टिनेशन सेट होगी वो सेट होगी 301 की। ये फिर सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से होता हुआ इस पीवीसी पर परमानेंट वर्चुअल सर्किट से होता हुआ यहां जाएगा और फिर ये लाहौर पहुंचेगा। और इसी तरह लाहौर से आने वाली उसका डेस्टिनेशन होगा 103। यानी कि आप अपने राउटर को सिर्फ बता रहे हो कि सर्विस प्रोवाइडर तक कैसे जाना है, बाकी लेट द सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर ऑफ इट। वो फिर अंदर अपने उन्होंने कैसे ट्रैफिक ट्रांसफर करनी है वो लेट देम टेक केयर ऑफ इट। तो ये तो हो गया डेल्सी एंड पीवीसी। उसके बाद वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड CIR, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। ये है हमारी बैंडविड्थ जो हमने सर्विस प्रोवाइडर से ली थी कि भाई हमें 10 मैग का लिंक चाहिए, हमें 10 मैग का जो है वो लिंक फ्रॉम कराची टू लाहौर प्रोवाइड करो। तो सर्विस प्रोवाइडर ने हमें पीवीसी प्रोवाइड कर दिया 10 मैग का, तो 10 मैग हमारी CIR होगी। अब उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टाइम हम अपना सर्विस प्रोवाइडर इतने ज्यादा को स्ट्रिक्ट नहीं होते कि भाई 10 मैग से 1 मैग भी या 1 किलोबिट भी ऊपर गया तो हमने आपकी ट्रैफिक ड्रॉप कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है, अगर आप ऐसी अपनी ट्रैफिक को इस तरह से यूज करते हो कि आप अपनी ट्रैफिक यूज कर रहे हो और फिर देयर इज अ टाइम जहां पे ट्रैफिक यूज नहीं हो रही, फिर देयर इज अ टाइम जहां पे ट्रैफिक यूज हो रही है, एंड देन देयर इज अ टाइम जहां पे ट्रैफिक नहीं यूज हो रही है, तो देयर आर सम साइलेंट मोमेंट्स जहां पे आप वो अपनी बैंडविड्थ को काइंड ऑफ लाइक बकेट करते रहते हो कि भाई ये बैंडविड्थ मैं थोड़ी सी अगर ज्यादा यूज करना चाहूं तो कर लूं। तो वो क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में लेट्स से कि ये हमारे पास एक बकेट है, सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि भाई ये आपकी 10 मैग का
लिंक है। आपने ये कभी पूरा यूज किया, कभी बिल्कुल खामोश होगी ट्रैफिक, कोई नहीं यूज की, फिर आपने यूज किया, फिर नहीं किया, इस तरह से आपने इसमें थोड़ी सी स्पेस बनाई इसी जार के अंदर। तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या कहा कि हम यहां तक कि ट्रैफिक अगर हमारे अपने नेटवर्क के अंदर कंजेशन ना हुई तो हम ये इतनी और अलाउ कर देंगे, दैट कुड बी लाइक 1 meg और 2 meg, हम और अलाउ कर देंगे। लेकिन इसके बाद आपने जो भेजी वो हम ड्रॉप कर देंगे। अब यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड FECN। ये इंडस्ट्री रिकमेंडेशन भी है कि आप अपनी जो ट्रैफिक है उसको मार्किंग करो। क्वालिटी ऑफ सर्विस का हम एक पूरा लेक्चर करेंगे, लेकिन यहां पे बिकॉज यहां पे हम ये फ्रेम डिले की बात कर रहे हैं तो ये चीज मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। FECN कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। तो हम कहते हैं कि अगर हम 10 meg से ऊपर कोई ट्रैफिक भेजते हैं तो उसको हम मार्क कर देते हैं FECN। हम अपनी सारी ट्रैफिक को मार्क नहीं करते, हम डिपेंड करता है कि हम इसको बताते हैं कि भाई इसमें से जो डेटा ट्रैफिक है उसको FECN मार्क कर दो, वॉइस ट्रैफिक को जाने दो। डेटा में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी डेटा ट्रैफिक, कौन सी पर्टिकुलर ट्रैफिक, अगर वेब ब्राउजिंग है तो उसे मार्क कर दो, या अगर कोई अनइंपॉर्टेंट ट्रैफिक है उसे मार्क कर दो, बाकी जो है उसको मार्क नहीं करो, उसको इंपॉर्टेंट रहने दो। इससे क्या होगा कि अगर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में कंजेशन आता है तो सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले आपकी वो ट्रैफिक ड्रॉप करेगा जिसमें ये मार्किंग हुई होगी, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन की मार्किंग हुई होगी, वो ड्रॉप करेगा। अगर फिर भी उसमें कंजेशन रहता है तो फिर वो उसके बाद आपकी बाकी ट्रैफिक को देखेगा कि कैसे ट्रीट करना है। अब यहां पे आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा, ये क्या मतलब, मैं सर्विस प्रोवाइडर को क्यों बता रहा हूं कि ये वाली ट्रैफिक ड्रॉप कर दो। उसको समझने के लिए आई थिंक ऑफ कि आई शुड रादर टेल सर्विस प्रोवाइडर माई सेल्फ कि कौन सी ट्रैफिक ब्लॉक ड्रॉप करे। मैं सर्विस प्रोवाइडर को खुद बचाना चाहूंगा कि भाई ये वाली ट्रैफिक जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हारे नेटवर्क में कंजेशन आती है तो इस ट्रैफिक को ड्रॉप कर दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक नहीं है। रादर देन कि अगर मैं ये मार्किंग नहीं करता तो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में कंजेशन आया, उसने तो फौरन कुछ भी ड्रॉप करना शुरू कर देना, चाहे वो आपके वॉइस ट्रैफिक हो, चाहे वो आपकी क्रिटिकल डेटा ट्रैफिक हो, चाहे वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की ट्रैफिक हो, उसने कुछ भी ड्रॉप करना। तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप ट्रैफिक को खुद ही अपने नेटवर्क से मार्क करके भेजो, ताकि अगर सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में कंजेशन आता है तो उसके पता हो कि भी ये वाली ट्रैफिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, इसको ड्रॉप पहले करना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ड्रॉप करने से ऑर्गेनाइजेशन के उस पूरे स्ट्रक्चर में, उनकी पूरी ट्रैफिक में कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कंजेशन रहता है तो फिर उसके बाद ट्रैफिक को ड्रॉप करना शुरू करो। तो दैट होल आइडिया वर्क्स लाइक दैट। उसके बाद लास्ट टर्म हमारी रह गई है जो कि LMI। LMI जो है वो काइंड ऑफ लाइक द जो इस इन दोनों के बीच जो ट्रैफिक को संभाल रही होती है, दैट्स एन LMI। यानी कि ये दोनों लोकेशन आपस में जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो है लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू आपस में एक दूसरे को डेल्सी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं एंड डिफरेंट स्टफ वो LMI के जरिए हो रहा होता है। उसके बाद फ्रेम रिले में दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन। एक तो डिजाइन हमने जैसे देखा हब एंड स्पोक, कि हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन है, हो सकता है ये हमारा हेडक्वार्टर हो, और बाकी स्पोक लोकेशन हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्रांचेस, इस ब्रांच को अगर इस ब्रांच से बात करनी है तो वो ट्रैफिक यहां से होती हुई ही यहाँ जाएगी, अगर इस ब्रांच को इस ब्रांच से बात करनी है तो भी वो इसी तरह जाएगी। तो काइंड ऑफ लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में इस तरह से है कि अगर आपका हेडक्वार्टर से लिंक टूट जाता है तो दैट्स इट, आप ना तो हेडक्वार्टर से बात कर सकते हो ना ही किसी और ब्रांच से बात कर सकते हो, उनसे रिसोर्सेज गैदर कर सकते हो आपका जब तक ये लिंक वापस नहीं आता। दैट्स कॉल्ड हब एंड स्पोक डिजाइन। उसके बाद सेकंड नंबर पर है पार्शियल मैश।
जिसमें हमने क्या किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हमने फुल मैश कनेक्टिविटी दी कि ये 3 लोकेशन हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने इनको फुल मैश कनेक्टिविटी दी। और ये लोकेशन आएगा यार ये एक छोटी सी ब्रांच है, इसको बस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे हमारा हो सकता है कोई डाटाबेस सर्वर वगैरह पड़ा हो और इससे कनेक्ट कर दो, इसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसने यहाँ से कोई इतने रिसोर्स गैदर नहीं करना है, तो यहाँ से इसका लिंक बाय करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको हर पीवीसी की कॉस्ट पड़ती है, हर पीवीसी आपको कॉस्ट ज्यादा करेगी कि हर पीवीसी का आपको सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करेगा। जितने आपके ज्यादा नोड्स होते जाएंगे, जितनी लोकेशन, जितने राउटर ज्यादा होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा अगर आप फुल मैश कनेक्टिविटी दोगे तो उतने ही ज्यादा आपको पीवीसीज बाय करने पड़ेंगे फुल मैश के लिए, और फिर उतने ही ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगी। जो कि यहाँ पे हम ये हमारे पास फुल मैश कनेक्टिविटी, एवरीथिंग कनेक्ट्स एवरीथिंग, बट दैट मीन्स कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। जितनी ज्यादा लोकेशंस होंगी उतने ही ज्यादा पीवीसी बाय करने पड़ेंगे और उतनी ज्यादा कॉस्ट अप जाएगी। फ्रेम रिले को हम डिफरेंट तरीके से डिजाइन करते हैं। हम देयर इज वन वे कि हम उसे डिजाइन करें एज अ मल्टी पॉइंट डिजाइन। तो हमारे पास ये एक हब लोकेशन है, इसका लेट्स से ये है इंटरफेस सीरियल 0/0। हम सीरियल 0/0 और हम एक ही सबनेट यूज करते हैं थ्रू आउट अवर हब एंड स्पोक। सो लेट्स से हम यूज कर रहे हैं 10.1.1.0/24 का सबनेट, तो 10.1.1.1, 10.1.1.2 और 10.1.1.3। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी सीरियल 0/0 के अंदर हम इसी को कहते हैं कि भाई अगर आपने इस सबनेट से बात करनी है, इस आईपी से बात करनी है 10.1.1.1 से, तो अपनी ट्रैफिक को डेल्सी नंबर 301 पर भेजो, और अगर बात करनी है 10.1.1.2 से तो अपनी ट्रैफिक को 302 की तरफ भेजो। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये है मल्टी पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है और यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है सिंगल इंटरफेस के अंदर, मल्टीपल डेल्सीज सिंगल इंटरफेस के अंदर चल रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉज प्रॉब्लम विद स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन इज अ बिग इशू। अब स्प्लिट होराइजन क्या चीज है? स्प्लिट होराइजन कहता है कि लेट्स से आपने यहां पे अपने राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, लेट्स से EIGRP आप अपनी इन सब लोकेशन के अंदर चला रहे हो। यहां पे हमारे पास कोई नेटवर्क है 10.3.3.0/24। जब इस नेटवर्क ने एडवर्टाइजमेंट भेजी अपनी हब लोकेशन पे, अपनी हेड ऑफिस पे, तो स्प्लिट होराइजन ये कहता है कि अब ये फिजिकल लिंक एक ही है। रिमेंबर कि ये फिजिकल लिंक सिर्फ एक ही है, 0/0। स्प्लिट होराइजन कहता है कि आपको जब भी कोई अपडेट रिसीव होगी, आप वो अपडेट उसी इंटरफेस पे वापस नहीं फेंकोगे, वापस नहीं जाने दोगे। तो अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जब इस राउटर ने अपडेट दी इस राउटर को 10.3.3.0 की, तो इसने यही अकॉर्डिंग टू स्प्लिट होराइजन रूल यही अपडेट इसी इंटरफेस को वापस नहीं भेजनी, तो इस ब्रांच को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू स्प्लिट होराइजन। तो ये तो प्रॉब्लम होगी कि तो फिर इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहां पे क्या चल रहा है, और इसी तरह जब ये एडवर्टाइजमेंट भेजेगा तो यहां पे नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू स्प्लिट होराइजन। तो फिर यहां पे हमें स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करना पड़ेगा, विच इज डेफिनेटली नॉट अ रिकमेंडेड मेथड। सो आई ऑलवेज गो फॉर, ऑलवेज रिकमेंड पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि आप इसी एक सिंगल इंटरफेस को, फिजिकल इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड कर लेते हो और हर सब इंटरफेस को डिफरेंट नेटवर्क देते हो। एक नेटवर्क आप एक ब्रांच से अटैच करते हो, दूसरा नेटवर्क दूसरे से, और तीसरा नेटवर्क तीसरे से। अब यहां पे स्प्लिट होराइजन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहां से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है इस राउटर पर जाएगी, लेट्स से वो आ रही है सीरियल 0/0.1 से, तो वो .1 पर अकॉर्डिंग टू स्प्लिट होराइजन वापस नहीं जाएगी, लेकिन .2 और .3 पर उसको फॉरवर्ड राउटर जरूर करेगा।
तो द रिकमेंडेड डिजाइन फॉर फ्रेम रिले इज पॉइंट टू पॉइंट डिजाइन। इसे पॉइंट टू पॉइंट ही डिजाइन करें और एक इंटरफेस के आप सब इंटरफेसेस बनाएं डिफरेंट कनेक्टिविटीज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एटीएम, वेरी वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज नाउअडेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू यूज कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटीज करने के लिए। वैन वैन वेरी गुड वैन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने फ्रेम डीलर में एक क्लाउड बनाया था सर्विस प्रोवाइडर ने, बट सिर्फ डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो हमारे पास स्विचेस लगे थे वो फ्रेम डीलर कैपेबल स्विचेस थे। एटीएम में यहाँ पे हमारे पास जो स्विचेस लगेंगे वो एटीएम कैपेबल स्विचेस होंगे और ये जो इंटरफेसेस होंगे राउटर्स के ये भी एटीएम कैपेबल होंगे। एटीएम इज अ सेल स्विच टेक्नोलॉजी क्योंकि इसके अंदर सेल्स होते हैं और हर सेल एक ही साइज का होता है 53 बाइट का, जिसमें 43 बाइट डेटा होता है और 5 बाइट का उसका हेडर होता है जो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के भी कौन कहां से कहां लेके जाना है। एग्जैक्टली सेम थिंग लाइक फ्रेम रिले जहां पे हम डेल्सीज यूज करते थे, इसके अंदर हम यूज करते हैं वीपीआई वीसीआई। तो वीपीआई वीसीआई को यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं एटीएम के अंदर। और फिर इसी तरह एटीएम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रैफिक को, वॉइस, वीडियो, डेटा, डिफरेंट टाइप्स की ट्रैफिक को हम एक ही मोड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और एक ही फिर इसके अंदर हम जब ये हैं डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये हर सेल जो है वो एक ही साइज का है 53 बाइट और इस एक ही सेल में डिफरेंट ट्रैफिक है, लाइक वॉइस का एक पैकेट है, वीडियो का पैकेट है, डेटा का पैकेट है, इसी तरह वीडियो का पैकेट है, वॉइस का पैकेट है, डेटा का पैकेट है। तो ये एक ही सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप के पैकेट्स ट्रांसफर करने के कैपेबल है ये एटीएम। कॉन्फ़िगरेशन वाइज हम एटीएम इंटरफेस के अंदर जाते हैं, इंटरफेस एटीएम 0/1 उसको एक आईपी एड्रेस देते हैं और उसके बाद ये कमांड देते हैं एटीएम पीवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ये हमने नंबर दे दिया 5656, हमने इसलिए फिलहाल दिया कि ये राउटर 5 से राउटर 6 की तरफ जा रहा है। और उसके बाद वीपीआई और ये वीसीआई का नंबर और उसके बाद ये जो नंबर है वो है फॉर आईपी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। इसी तरह यहां पे भी एटीएम पीवीसी 65 मींस राउटर 6 to 5, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। और ये हमारे पास आ गया वीपीआई और फिर उसके बाद वीसीआई और ये आईपी इनवर्स आर्प। इनवर्स आर्प इसलिए टू डिस्कवर कि यहाँ पे कौन कौन से वीपीआई और वीसीआई कॉन्फ़िगर्ड हैं, उनका लेयर 2 का डेटा गैदर करने के लिए हम इनवर्स आर्प इस लोकेशन पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो ये हो गया जी एटीएम। एटीएम इस तरीके से काम करता है। उसके बाद है जी सोनेट एसडीएच। सोनेट इज अ सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि सर्विसेज को डिलीवर करती है ओवर ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी हाई स्पीड इससे डिलीवरिंग होती है। इसका क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर ये डिफरेंट रिंग्स बनाता है ऑप्टिक्स को यूज करके अपनी डिफरेंट लोकेशंस के बीच, और नॉर्मली ये ड्यूल रिंग टोपोलॉजी होती है, काइंड ऑफ लाइक एक्टिव एंड बैकअप के तौर पे एक्ट करती है और फिर ये डिफरेंट लोकेशन के बीच हमारी सारी सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो जब ये सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी केबलिंग का नेटवर्क शुरू किया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक लंबा चौड़ा जाल बिछा दिया था ऑप्टिक फाइबर का। जबकि उस तरह से ऑप्टिक फाइबर का यूज नहीं किया गया तो वो बहुत सारी ऑप्टिक फाइबर ऐसी बच गई जो कि अनयूज्ड ऑप्टिक फाइबर, जिसे किसी ने अभी तक यूज नहीं किया, जो किसी के यूज में नहीं है, जिसमें कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो रही, वो बस ऐसे ही अंडरग्राउंड पड़ी हुई है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं
जो भी उस फाइबर के ऑनर है उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं अच्छा मुझे फलां लोकेशन से फलां लोकेशन तक जो फाइबर है, उस पर्टिकुलर फाइबर, वो जो अनयूज्ड फाइबर है उसको कहते हैं डार्क फाइबर। तो वो सर्विस प्रोवाइडर उस कंपनी के पास जाते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे फलां लोकेशन से फलां लोकेशन के पास तक जो है मुझे डार्क फाइबर आपकी चाहिए। वो मतलब रेंट पे भी लेते हैं, लीज पे भी लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शन से वो उनको उनसे ये डार्क फाइबर खरीदते हैं और फिर इस डार्क फाइबर को यूज करते हुए सोनेट या एसडीएच की अपनी टोपोलॉजी बनाते हैं। और सोनेट, क्योंकि ये सारा ऑप्टिकल फाइबर पे होता है, ये कैपेबल है एटीएम की ट्रांसमिशन के लिए, ये कैपेबल है आईपी की ट्रांसमिशन के लिए, जिसे हम एक और नाम भी देते हैं पीओएस, पैकेट ओवर सोनेट। तो पीओएस का नाम भी देते हैं। और इसकी स्पीड मेजरमेंट जो है वो होती है ऑप्टिकल कैरियर रेट्स। That's a term used to measure the speed. So let's say there are different speeds like OC1 is equal to 51.85 megabit per second, and the OC255 is equal to 13.2 gigabit per second. तो इस तरह से डिफरेंट हम स्पीड मेजरमेंट्स करते हैं इसकी। उसके बाद there is another technology for optical fiber is DWDM, division wavelength, sorry that's dense wavelength division multiplexing, काफी डिफिकल्ट नाम है, dense wavelength division multiplexing। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पता है ऑप्टिकल फाइबर इज कैपेबल टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली तो सिर्फ लाइट ट्रांसमिट कर रही होती है, तो ये बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स को ट्रांसमिट कर सकता है। DWDM को यूज करके हम एक ही फाइबर, एक ही चैनल को के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप्स की डेटा ट्रैफिक्स एंड वो सारा कुछ हम एक ही मोड के अंदर बेच सकते हैं। So it's a technology with multiplexes a number of optical carrier signals into a single optical fiber by using different wavelength। तो एक ही ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एक ही मीडियम के अंदर आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। इट एनेबल्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ऑन वन फाइबर, एक ही फाइबर के अंदर बाई डायरेक्शनल रिसीविंग और ट्रांसमिशन की आप कैपेबिलिटी दे सकते हैं। और डार्क फाइबर मोस्टली यूज, जैसे कि हमने पहले भी देखा सोनेट के अंदर भी, कि वो डार्क फाइबर सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट कंपनी से लीज पे या रेंट पे लेता है और फिर अपना ये DWDM का रिंग बनाता है। और मोस्टली ये हम जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि ये 10 गिग के लिंक्स डिफरेंट सर्विसेज से कनेक्ट हैं। यहाँ पे डेटा है, स्टोरेज, वीडियो और डिफरेंट लोकेशन पे यही सर्विसेज आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद है जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन is a technology that gives you very big coverage than LAN, जो कि बहुत बड़ी कवरेज देती है आपको LAN से ज्यादा, और बिल्कुल LAN टाइप कवरेज देती है। इसमें जैसे कि हमारे पास ये कंपनी का एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ब्रांच 3, ब्रांच 4। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, तो एंटरप्राइज लेवल पे, अब सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ये एंटरप्राइज लेवल पे एंटरप्राइज कंपनीज डिफरेंट इन डार्क फाइबर ऑनर्स के पास गई और बोला कि भाई हमें फलां लोकेशन से फलां लोकेशन तक डार्क फाइबर दे दो, फलां लोकेशन से फलां लोकेशन तक, फलां लोकेशन से फलां लोकेशन तक। और ये आप एक पूरा इस तरह से रिंग कंप्लीट करते हो। एंड दैट कुड बी यू नो फ्रॉम सम किलोमीटर्स टू can go up to 40, 50, 80 kilometers, even more than that sometime, depend on कि आपकी वो localities कैसी हैं, आप खुद वो ऑन करते हो फाइबर, आप खुद बिछाना चाह रहे हो या कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, उसकी कॉस्ट कितनी लगती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को पूरा हम डिजाइन करते हैं। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि हमें बेशक ये ऑफिसेज आपस में 30, 40, 50 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी हमें लैंड टाइप कनेक्टिविटी देते हैं। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी 10 गिग की हो,
और उनके दरमियान जो ट्रांसमिशन होगी वो बहुत बहुत फास्ट होगी, बहुत बहुत तेज होगी। तो दैट्स अनदर टेक्नोलॉजी जो हम अपने वैन में यूज करते हैं, विच इज अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क लाइक टेक्नोलॉजी। लेकिन वैन में इसलिए आती है क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा उसका काफी ज्यादा होता है, डिस्टेंस स्पैन करती है और ऑप्टिकल एज अ ट्रांसमिशन उसमें यूज हो रहा होता है। लास्ट वन इस लेक्चर का जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी वायरलेस। वायरलेस में तीन किस्म की कम्युनिकेशन, तीन किस्म की इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं वैन के अंदर। सबसे पहले है ब्रिज्ड वायरलेस। तो ब्रिज्ड वायरलेस में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास यहां पे एक वायरलेस लैन कंट्रोलर है जो वायरलेसली कनेक्टेड है दूसरी बिल्डिंग से। ये एक बिल्डिंग नंबर 1 होगी, ये होगी जी बिल्डिंग नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर पड़ा है और ये आपस में वायरलेसली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे यही वायरलेस वाइड लैन से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये एक लैन का स्विच है, तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये एक और अपनी डिफरेंट लोकेशन से वायरलेसली कनेक्टेड है। So like we have wireless controller here, we have wireless controller here, we have wireless controller access points हमारे different locations पे। ये हमारे different access points हैं जो हमने different locations पे दिए हुए हैं और यहाँ से हम इसको communicate करते हैं। तो ये bridging हो रही है between LAN and wireless, इसको हम use कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मोबाइल वायरलेस, जिसमें हमारे पास ये बड़े बड़े बूथ्स एंड एंटीनास होते हैं जो मोबाइल ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं। तो हम उनको यूज करके ये हमारे पास मोबाइल और ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, फिर आप इसी में ये आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वायरलेसली। फिर आपको रोमिंग भी जरूरत पड़ी होती है, रोमिंग भी हो रही होती है फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर एंटीना। आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये इट कुड बी लॉट्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, सो बहुत जियोग्राफिकली ये दोनों बहुत दूर हो सकते हैं। बट आप जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर एंटीना आप स्विच कर सकते हैं। तो दे आर टेक्नोलॉजीज, उसकी एक अपनी टेक्नोलॉजीज हैं रोमिंग में जो यूज होती हैं। एंड थर्ड वन वायरलेस लैन, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारे पास ये कैंपस का लैन है, वाइड लैन है, लेकिन सम ऑफिस में या सम लोकेशन में हमने उसको वायरलेसली कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक वायरलेस कंट्रोलर को कनेक्ट करके और डिफरेंट एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करके हम उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई नो आप इस वक्त जो है वो बस कह रहे हो कि सर बहुत हो गया, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब इसको हजम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई नो आपका जो है वो चेहरा कुछ इस तरह से बन चुका है, बट इसीलिए मैंने इस वैन के लेक्चर को, वाइड एरिया नेटवर्क के लेक्चर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि आई न्यू कि जब हम इस पर बात करना शुरू करेंगे तो बात जो इन टेक्नोलॉजीज पर बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएंगी। तो लेट्स नॉट जस्ट डू वन लेक्चर, इसको डिफरेंट लेक्चर में तोड़ा जाए। अगले लेक्चर में हम MPLS, DSL, उन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे और फिर एंड पे हम वैन को क्लोज करने के लिए हम क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ सर्विस वैन में कैसे यूज होती है उस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आए प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए अपने लेक्चर के नीचे। आप किसी भी पोस्ट के अंदर आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com पर। आपको कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट भी दे सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।